नमस्कार नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व भर में इस खूबसूरत दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, सबसे पहले आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करंटली इंडिया देश के दिल्ली, यानी कि इंडिया देश की जो कैपिटल है, यानी कि जो राजधानी है दिल्ली, इस जगह से जो इस जगह की जो गवर्नमेंट है, बेसिकली जो सरकार है, उन लोगों ने एक नोटिफिकेशन रिलीज करा है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि लगभग 1500 लोगों के लिए वैकेंसी रिलीज करी है। 1500 के करीबन वैकेंसी रिलीज हुई है इंडिया देश के दिल्ली एरिया के अंदर, मतलब इंडिया देश के जो कैपिटल है दिल्ली, उस एरिया के अंदर आप लोगों की एक रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, जिसके अंदर 1500 के करीब, 1500 के करीब लोगों की रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। इसके अंदर पोस्टें जो है वो दोस्तों काफ़ी सारी तरह तरह की पोस्टें हैं, और इसमें एक खास बात तो ये है कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के लोग एलिजिबल हैं, पूरा इंडिया एलिजिबल है। इस कंट्री इंडिया देश के जितने भी सिटीजन हैं सारे इस पर एलिजिबल होंगे, बस उनको एज वाइज और क्वालिफिकेशन वाइज उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होना चाहिए, और इंडिया का सिटीजन होगा तो वो फॉर्म भर सकता है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपके साथ यही जो नोटिफिकेशन है DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, बेसिकली बोर्ड, ये जो बोर्ड है दोस्तों, ये करता क्या है, पूरे दिल्ली जितना भी बड़ा पूरा ये दिल्ली है, इसके अंदर, इस पूरे दिल्ली के अंदर जो भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए सर्विस की रिक्रूटमेंट होती है, मोस्ट ऑफ द वैकेंसी ये लोग देते हैं DSSB बोर्ड। ठीक है, तो ये दोस्तों इनका जो ऑफिस है वो दिल्ली जगह पर आपको मिल जाएगा, कड़कड़ डूमा नाम का एक प्लेस है, वहां पर इनका ऑफिस है। तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके इंडिया देश के दिल्ली जगह पर एक रिक्रूटमेंट रिलीज कर दिया गया है। लगभग 1500 लोगों की वैकेंसी है, 1500 के लगभग लोगों की वैकेंसी है, यानी इतने लोगों को जॉब मिल जाएगी। पूरे इंडिया से लोग आकर इसको जॉब को ले सकते हैं, जिसके लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इस वीडियो में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म की डेट, फॉर्म की फीस, क्या सैलरी मिलेगी, कौन कौन सी पोस्टें होंगी, एक एक पोस्ट की क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस में ये लोग एक एग्जाम लेंगे, उस एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जितने भी लोग बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, वैकेंसियां नहीं दिख रही, पूरे इंडिया में घूम लिए, तो दिल्ली में आ जाना, ये वैकेंसी आपको मिलेगी। 1500 लोग इसमें रिक्रूट हो रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्म दोस्तों जल्द ही चालू हो जाएगा, इसकी फॉर्म की डेट भी आ गई है, सारी चीजें आ गई हैं। तो मतलब कहना यही है कि आपका फॉर्म भरने से लेके वैकेंसी मिलने तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुन लें। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर दें, ये मौका छोड़ना मत। हो सकता है भाई इस महीने इस साल एक साथ 2 नोटिफिकेशन रिलीज कर रहे हैं, एक अलग इन्होंने 500 वैकेंसी अलग एक नोटिस में डाली है, और एक अलग इन्होंने डाली है लगभग 1500 वैकेंसियां लोगों के लिए रिक्रूटमेंट के लिए डाली है। तो मैं 1500 वाला इसमें कर रहा हूँ, अगला वीडियो में 500 वैकेंसी जो अलग आई है वो अलग नोटिस है, वो मैं अलग आपके साथ अलग वीडियो में कवर करूंगा। तो ध्यान से देख लो दोस्तों, ये मौका छोड़ना मत। ठीक है, और एक चीज ये भी कहूंगा कि अगर पूरे इंडिया भर की और दूसरे देशों की भी वैकेंसियां देखनी हो डेली बेस में, तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई न्यूज़पेपर लगवा सकते हैं अपने घर पे। ठीक है, इसका वीडियो मैं आपको दूंगा कि भाई घर पे न्यूज़पेपर कैसे लगवाते हैं, इसका वीडियो भी दूंगा। ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, आप किसी भी कंपनी का न्यूज़पेपर लगवाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप द हिंदू का लगवा लो, नव भारत का लगवा लो, टाइम्स नाउ का लगवा लो, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स का लगवा लो, जिसका भी न्यूज़पेपर आप लगवाना चाहो लगवा सकते हो, वो डेली बेस पे आपके घर पहुंच जाएगा। ये पूरे इंडिया में सर्विस देते हैं, और ना कि सिर्फ इंडिया में, दूसरे देशों में भी ये न्यूज़पेपर वाले सर्विस देते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके लिए जो इंडिया देश के दिल्ली के अंदर रिक्रूटमेंट आया है, ये रिक्रूटमेंट यहाँ तो वेबसाइट पर तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपके घरों में जो न्यूज़पेपर आ रहे हैं वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। तो ठीक है, हाँ, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर एक पूरा पेज एम्प्लॉयमेंट नोटिस के ऊपर बनाया गया होता है, जो न्यूज़पेपर वाले द्वारा, मतलब जो न्यूज़पेपर एजेंसियां हैं, न्यूज़पेपर वाली जो न्यूज़पेपर बना रही हैं, बेसिकली जो न्यूज़ छाप रहे हैं डेली बेस में, उनके द्वारा अखबार में एक पेज उन्होंने एम्प्लॉयमेंट नोटिस का फिक्स करा हुआ है कि उस पूरे पेज पर एम्प्लॉयमेंट पूरे इंडिया में जितनी वैकेंसी आती है वो दी जाती हैं। हालांकि वो ही दी जाएंगी जिसका विज्ञापन, जिसने अपने विज्ञापन के लिए उनको, उस अखबार वालों को, न्यूज़ वालों को जो है एडवर्टाइजमेंट चार्जेस दिए होते हैं। ये सब इसलिए बता रहा हूँ, बेसिकली आप इतना समझिए, DSSB का नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा न्यूज़पेपर्स के अंदर, और ये सब न्यूज़पेपर आप लोगों को मिल जाते हैं अपने एरिया में। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई रोज़ रोज़ वैकेंसी आ रही है, लोगों को पता नहीं लगती, तो ऐसे में आप यही कर सकते हो कि भाई अब डेली या तो ऑनलाइन चेक कर लो। ऑनलाइन का क्या है दोस्तों, आज देखा कल देखा, आप ऑनलाइन में इतना नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, आप 4 जगह वेबसाइट ढूंढ के फिर ढूंढ पाओगे नोटिस या रिक्रूटमेंट या वैकेंसियों को। इससे अच्छा क्या करें कि भाई आप सस्ता, वो 5 रुपये 10 रुपये पर डे के 5 या 10 रुपये करीब चार्ज होता है, या फिर 15 रुपये, मैक्स टू मैक्स 15 रुपये होगा, या फिर 5-10 रुपये के अंदर पर डे का न्यूज़पेपर आपके घर आ जाता है।
और न्यूज़पेपर में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अलावा बाकी सब भी होता है, तमाम चीज़ें होती है पूरे विश्व भर की, तो इस वजह से वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, तो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ये जो न्यूज़पेपर आपको घरों तक पहुंचा रहे हैं, यही ये लोग न्यूज़पेपर में जो है आपकी सॉफ्ट कॉपी में, इनके वेबसाइट पर भी ये लोग न्यूज़पेपर फ्री में देते हैं। मतलब बेसिकली ये जो न्यूज़ वाले हैं, ये लोग जो न्यूज़ मतलब बेसिकली जो न्यूज़ आपकी छपती है, जो बेसिकली अखबार आपके आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, वही सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इनका ये सारे न्यूज़पेपर जो है ये एक्चुअल में भी आप लोग देखोगे तो ये अपने ये ऑनलाइन में भी ई फाइल करके देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकली उसकी फाइल होती है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल, बेसिकली ऑनलाइन में भी यही पूरा फाइल मिल जाता है। तो या तो आप ऑनलाइन में डेली डाउनलोड कर सकते हो तो वहाँ से देख लो, नहीं तो आप लोग हार्ड कॉपियाँ घर पर अपने मंगा सकते हैं। तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आ जाती है वैकेंसी, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो। अभी इतना समझिए, DSSB ने एक नोटिफिकेशन रिलीज करा है, 1500 लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं वो, जिसके अंदर क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सी पोस्ट है, वो सारी इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा आज जो है 8 मार्च, आज काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट 4 से 5 करीबन 4 रिक्रूटमेंट ऐसी थे जो कि DSSB के फॉर्म चालू थे और आज के दिन वो क्लोज हुए हैं। तो मैंने इसका भी पहले आपको बताया था, उनकी वैकेंसी 10,000 से ज़्यादा थी, 10,000 से ज़्यादा लोगों के लिए जॉब आई थी उसमें। इसमें तो 1500 के लिए लोगों के लगभग जॉब आई है। इस वीडियो में उनके लिए डिस्कशन हो रहा है। आप DSSB के वेबसाइट पे आ जाना, ये मैंने लिंक आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, वेबसाइट लिंक वीडियो के सही नीचे दे रखा है, तो वहाँ से देख लेना। सबसे पहले आप वेबसाइट पे आओगे ना, तो आपको इनका एक अलग से वेबसाइट है ऑनलाइन DSSB, जिसके ऊपर लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है सबसे पहले, उसके बाद वो किसी भी वैकेंसी पर फॉर्म भर सकते हैं। मतलब बेसिकली इनका भी OTR वाला ही सीन है, एक बार रजिस्ट्रेशन वाला सीन इनका भी है, ठीक है। आप जैसे वेबसाइट पे आओगे तो आप देखोगे कि इनका 19 फरवरी का लास्ट नोटिस है, यानी कि अभी जो आपका नया नोटिस आया है 7 मार्च में, वो इनका इधर नहीं दिखेगा। इनके लिए DSSB का वैकेंसी नाम से एक अलग, इसी वेबसाइट का एक अलग सेक्शन है, उसमें जाना होगा। तो बेसिकली वो मैंने आपके लिए खोला हुआ है, ये देख सकते हैं। तो इसमें आप इसको रीलोड कर लेंगे दोबारा से, तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपके करंट नोटिस ये लोग यहाँ डालते हैं, करंट वैकेंसी से जुड़े नोटिस ये लोग इधर डाल देते हैं। और ये कहाँ आती है, न्यू एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आप आते हो, यहाँ पर करंट वैकेंसीज के अंदर आपको ये चीज़ें दिख जाती हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, अभी क्या चल रहा है, जो 2023 की रिक्रूटमेंट्स आ रखी थी, जो लोग इसका एग्जाम दे रहे हैं, अभी करंटली चल रहे हैं इनके एग्जाम, तो जिन लोगों ने इस वालों पे फॉर्म भरे थे 23 वाली रिक्रूटमेंट पे, तो उनके लिए कुछ अटेंशन करके कुछ नोटिस के लिए कुछ कॉरिगेंडम कुछ चेंजेस आए हैं और वो सब आए हैं, तो ये आप यहाँ से देख लेना। मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ, देखिए 2 वैकेंसी आपकी आई हैं, ये दोनों आप देख सकते हो कल की डेट में आई है, 5वां नोटिफिकेशन है, 6ठा है। इससे पहले 4 रिक्रूटमेंट कर दिए हैं DSSB ने, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी अगर मैं बात करूँ तो 10,000 से ज़्यादा कर दी है। मतलब 10,000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएशन यानी वैकेंसियाँ वो उसमें नोटिस में दे चुके हैं। ये आपका 5वां नोटिस, ऊपर उसके ऊपर 6ठा नोटिस, ये 2 रिक्रूटमेंट नहीं आई है। तो मैं आपके साथ 5th नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा, 6th वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, वो उसका अलग वीडियो होगा। तो आप इधर समझिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट होंगे, नोटिस फाइल काफ़ी बड़ा है। आप देखिए 5 मार्च को नोटिस बन गया था, इसमें लिखा है कि 5वां रिक्रूटमेंट है, हमें करनी है रिक्रूटमेंट। हम कह रहे हैं कि भाई 19 मार्च यानी आज से 10 दिन बाद फॉर्म चालू होना है ऑनलाइन में, दोपहर में 12 बजे से चालू होगा और ये 17 अप्रैल को ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। ये 17 अप्रैल में आपको बता दूं, ये 12 बजे में क्लोज होगा। ये 12 बजे का जो टाइम बता रहे हैं, ये कौन सा टाइम है, ये दोपहर वाला टाइम है, ठीक है। नहीं, ये वाला टाइम जो है ये आपका जो है आप लोगों का रात वाला टाइम है, क्योंकि फिर इसके बाद तो AM लगेगा। तो मतलब ये जो 17 अप्रैल वाला है, मतलब AM मतलब जो फॉर्म क्लोजिंग का टाइम है वो आप लोगों के 17 अप्रैल के रात को क्लोज होगा और 19 मार्च के दोपहर से फॉर्म स्टार्ट होगा, ठीक है जी। तो दोनों आपको समझना चाहिए। तो ये मतलब स्टार्टिंग का समय है, मतलब ये मॉर्निंग, ये इवनिंग से पहले स्टार्ट होगा और ये आप लोगों का नाइट में बंद होगा 17 अप्रैल में, ठीक है। दोनों टाइम में आपने समझ लिया होगा। ऑनलाइन भरना है, पूरा इंडिया भर सकता है इस पे फॉर्म, किसी भी जगह से, किसी भी स्टेट, किसी भी UT से फॉर्म भर सकता है कोई भी कैंडिडेट, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों ही एलिजिबल है। अब देखिए इसमें पोस्ट कोड होंगे, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको अपना एक पोस्ट कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस दूंगा आप लोगों को। जैसे पोस्ट कोड इसमें लिखा है 09/24, मतलब 2024 की रिक्रूटमेंट है और इस पोस्ट का नाम है 09। मतलब इन्होंने पोस्ट कोड 09 क्यों दिया, पीछे के सीरियल क्यों छोड़ दी, क्योंकि इनकी रिक्रूटमेंट जो पहले नोटिफिकेशन आए हैं उन्होंने उन नोटिफिकेशन में पोस्ट कोड 01 से लेकर 8 तक दे दिए हैं। इसी के लिए इनको जो है इस रिक्रूटमेंट के लिए 09 से स्टार्ट करना पड़ा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 10, 11, 12 इस तरीके से रहेगा। और आप देखेंगे सीरियल नंबर, मतलब पहला नंबर पोस्ट, दूसरा नंबर पोस्ट। तो इनको चाहिए वेटेरिनरी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर। अब आप कहोगे सारे पोस्ट क्या होते हैं, काफ़ी लोग नए होंगे, तो इसकी प्रिपरेशन भी आपके लिए आएगी, सारे चीज़ों पर आएगी।
ITI वालों के लिए भी आएगी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब 1 से 12 स्कूल में, और उसके अलावा ग्रेजुएशन मास्टर PhD डिप्लोमा हर तरह की, ITI टेक्नीशियन जो आपके अलग ट्रेड के कोर्सेज होते हैं वो सब, और हर तरह की जल्दी से जल्दी आपके लिए आएगी। अभी आप इतना समझिए, अगर आप नए हैं तो इसके लिए प्रिपरेशन आप ऐसा कर सकते हैं, इंटरनेट पर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, फाइल मिल जाती है, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ ऑनलाइन फ्री मटेरियल मिलते हैं, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो इस रिक्रूटमेंट के लिए, इन सारी रिक्रूटमेंट्स के लिए जो भी वैकेंसी है। अभी जो लोग इसकी क्वालिफिकेशन रख रहे हो फॉर्म भर देना, जो लोगों को इस वैकेंसी पर जाना है, आने वाले समय में ये वैकेंसियाँ लेनी हो, सबसे पहले इसकी पढ़ाई पूरी करनी होगी आप लोगों को, उसके बाद ही आपको मिल पाएगा। तो वेटेरिनरी एंड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पोस्ट आया है आपका एनिमल हस्बेंड्री यूनिट के अंदर। ये स्टेट गवर्नमेंट जो आपको दिल्ली है, दिल्ली गवर्नमेंट का एक विभाग है एनिमल हस्बेंड्री यूनिट, और इसके अंदर ये पोस्ट आया है, ग्रुप C में आता है ये पोस्ट। मतलब कि ये पोस्ट 3rd लेवल का पोस्ट है, क्योंकि पहले इससे पहले ग्रुप B और ग्रुप A वाले आते हैं। तो इसके अंदर 52 वैकेंसी आई है, जनरल के 17 लोग होंगे, OBC से 26 लोग होंगे, और 4 लोग SC से होंगे, और अनुसूचित जनजाति के 1 भी नहीं होंगे, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 5 लोग होंगे। अब इसमें मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, ये जो कैटेगरी रिजर्वेशन होगा ये ऑल इंडिया होगा, सिर्फ OBC को छोड़कर। OBC सिर्फ दिल्ली वाले ही इसमें रिजर्वेशन लेंगे, दिल्ली के बाहर वाले OBC को ये लोग आपके रिजर्वेशन नहीं देंगे। कौन लोग? दिल्ली गवर्नमेंट। बेसिकली वो कहेंगे कि भाई जो लोग OBC हैं और दूसरे स्टेट से आए हैं, दूसरे यूटी से आए हैं, तो वो लोग OBC की रिजर्वेशन वैकेंसियां नहीं ले सकते, सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही मिलती हैं। और ये चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड है, नोटिस आपके बन चुके हैं गवर्नमेंट में, डिसाइडेड हो चुका है कि भाई दिल्ली के बाहर वाला OBC इन वैकेंसियों को रिजर्वेशन से तो नहीं लेगा, जनरल से वो ले सकता है पूरे इंडिया से। ठीक है, तो ये कंडीशन है। बेसिकली इतना समझिए कि वेटेरिनरी और लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर का वैकेंसी जो आया है 52 पोस्ट उन्होंने टोटल दी है, जिसमें डिसेबिलिटी वालों की भी 2 रखी हैं, और वो लोग जो नेवी आर्मी एयरफोर्स में जाकर आए हैं उन लोगों के लिए 5 वैकेंसी रखी हैं, और स्पोर्ट पर्सन के लिए भी 2 रखी हैं। पोस्ट कोड 10 जो कि कैंटीन अटेंडेंट का पोस्ट है, कैंटीन अटेंडेंट ये पोस्ट का नाम है। डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग UTCS नाम का विभाग है, और इसके अंदर आपको दिखेगी ये पोस्ट C में आता है, ग्रुप C में। एक ही चाहिए इनको। सेल्समैन ग्रेड 1 इनको 20 चाहिए, ये इनको DTT DC नाम के डिपार्टमेंट में चाहिए। सेम इनको जनरल कॉरेस्पोंडेंट असिस्टेंट का पोस्ट चाहिए, टोटल 3 लोग चाहिए। आप कैटेगरी वाइज समझ लेना। स्टोर कीपर का पोस्ट है, अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर, और PGT इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस ये NDMC न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके अंदर इनको चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि किस किस विभाग में कौन कौन सी वैकेंसी आई है। बेसिकली आपकी PGT मतलब हो जाता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, मतलब टीचर की वैकेंसी भी इसके अंदर आई है। PGT संस्कृत आई है, म्यूजिक, पेंटिंग, असिस्टेंट आर्किटेक्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर। आप देखोगे वैकेंसी आप PGT में भी कम ही दी है, एक एक सब्जेक्ट अगर आप देखो तो कम ही वैकेंसी है। यहाँ पर टीचर्स की इतनी दिख नहीं रही है, आप देख सकते हो। चेयर साइड असिस्टेंट है, डेंटल मैकेनिक है, और डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 ये पोस्ट है। तो इस तरीके से आप सारा पोस्ट रीड कर लेना कि भाई किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसी आई है। टेक्नीशियन, स्टैटिकल असिस्टेंट, वेल्डर और असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर NCD के अंदर चाहिए इनको। इसके अलावा इस तरीके से आप देख लेना कि कितनी कितनी वैकेंसी किस किस वर्ग वाइज और किस किस विभाग में किस पोस्ट पर दी गई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट बढ़ते हैं आगे, और हम आगे बढ़ते हुए आते थे कि TGT की भी आई है। आप देख सकते हो PGT की वैकेंसी तो आई है इसके अंदर। इसके अलावा आप देखोगे लेबर ऑफिसर का भी आई है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वालों की भी आई है, और इसके अलावा TGT कंप्यूटर साइंस की भी इन्होंने वैकेंसी दी है, डोमेस्टिक साइंस टीचर की दी है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की पोस्ट की वैकेंसी दी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ग्रुप B का पोस्ट है। मतलब ग्रुप B और ग्रुप C के वैकेंसी हैं ये सारे। टोटल अगर मैं इसको मिला लूँ तो आपके पास आ जाएगा 1499, यानी करीबन आप मान सकते हो 1500 लोगों की ज्वाइनिंग होगी, 1500 लोगों को जॉब मिलेगी। इन्होंने बोला है इसमें जो रिजर्वेशन रहेंगे, देखिए अंडर ड्राइव, हाँ ठीक है। तो मतलब ये आपकी कहाँ जाएंगी, ये स्टेट जो आपका स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, इस एरिया के अंदर जो आपके अलग अलग विभाग हैं गवर्नमेंट में, उनके अंदर ये वैकेंसियाँ जाएंगी। कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सिर्फ ऑनलाइन, 17 अप्रैल उनके पास आखिरी समय है इसमें फॉर्म डालने का। ठीक है, ऑनलाइन डालने होंगे। अब मैं आपको एक एक पोस्ट वाइज बताता हूँ क्या कुछ है। देखिए हर पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन हो सकती है। जैसे आप लोग पहला पोस्ट कोड 9 देखो तो वो है वेटेरिनरी एंड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर, ये जाएगा एनिमल हस्बेंड्री यूनिट में। और इसके लिए आपको बता दूं ये कब से खाली है, ये 24 जुलाई 2023 वाले समय से खाली है ये वैकेंसी। अब ये एक साथ क्यों भर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सोचा कि जब सारे जगह जगह पे खाली हो जाएंगे वैकेंसी तो एक बार में सारे डिपार्टमेंट का नोटिस एक बार में डाल देंगे और एक बार में लोगों को रिक्रूट कर लेंगे।
और ये सही भी है। क्या अलग 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 4-4 20-20 वैकेंसियों के लिए नोटिस निकालेंगे, तो एक बार में लोगों को रिक्रूट कर लेंगे। तो इन्होंने बता दिया। तो इस तरीके से आप देखोगे। तो अब इसके अंदर आप ये समझिए, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप समझ लोगे। अब मैं आपको बताता हूँ, वेटेरिनरी एंड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर में कह रहे हैं कि आपका 12th पास चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी में से भी हो सकता है, और किसी भी बोर्ड से, CBSE हो, स्टेट बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, इस दुनिया का कोई सा भी बोर्ड हो सकता है, वो दूसरे देशों का भी बोर्ड हो सकता है 12th के लिए, लेकिन इंडिया सिटीजन हो इस वैकेंसी के लिए। दूसरा 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इस सेम फील्ड के अंदर, ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। तो आप इस पोस्ट को ले सकते हैं। आपका सैलरी जो होगा वो 26,000 इससे शुरू होगा, और ये 80,000 तक जाएगा, यानी करीबन आप मान सकते हैं कि भाई 30,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ग्रुप सी है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। सेम को पोस्ट कोड 10 जो है वो कैंटीन अटेंडेंट का पोस्ट है, उसके लिए भी आप देख सकते हैं। ये नवंबर से खाली है ये पोस्ट 2023 से, और इसमें टोटल एक ही वैकेंसी है। इसके लिए सिर्फ 10th पास चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। 20,000 रुपये उसको सैलरी मिलेगा। 18 से 27 के बीच उसकी एज होनी चाहिए। वैकेंसियाँ ले सकता है कैंडिडेट, मेल फीमेल कोई भी लो। सेम दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर सेल्समैन ग्रेड 1 चाहिए, जिसके लिए इन्होंने कहा है कि हम टोटल 20 लोगों को रिक्रूट करेंगे। हमें चाहिए ऐसा कैंडिडेट जो सिर्फ ग्रेजुएट हो, चाहे वो बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस यानी BA BCom BSc, या फिर उसका BTech BBA LLB लॉ वाला हो, किसी फील्ड का हो वो आ सकता है। उससे हम एक्सपीरियंस हम उससे कह रहे हैं डिजायरेबल 3 साल का एक्सपीरियंस उसकी उस लाइन में होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस देखिए वो होता है कि एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, एसेंशियल मतलब तो चाहिए ही चाहिए होता है। डिजायरेबल क्या है कि भाई नहीं भी है चलो ठीक है फिर भी हम ले लेंगे, मतलब अगर कोई ग्रेजुएट है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम उसे ले लेंगे। लेकिन आपके अगर आप ऐसे 2 लोग चले गए वहाँ पर वैकेंसी लेने, एक ग्रेजुएट है और दूसरा भी ग्रेजुएट है, लेकिन एक के पास एक्सपीरियंस है एक के पास नहीं है, तो ये लोग पहले एक्सपीरियंस वाले को लेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है पहले हम उसको देंगे डिजायरेबल, और बाकी इन्होंने एसेंशियल रख दिया है। एसेंशियल मतलब होता है कि वो चीज़ें जो जरूरी है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो अच्छी बात होगी। इसको सैलरी मिलेगी 5 से लेकर 20,000 के बीच में, और ग्रेड पे 2,400 रुपये का होगा। मतलब करीबन इस ये जो इस पोस्ट पर रिक्रूट होगा उस कैंडिडेट को सैलरी कम होगी, उसकी एज 27 से कम ही होनी चाहिए। जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस असिस्टेंट इनको चाहिए, उसकी वैकेंसी 3 है, उसके लिए भी इनको ग्रेजुएट चाहिए, और सैलरी वगैरह इन्होंने यहाँ लिखी हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखोगे कोई पोस्ट ऐसी है जो 10th पास के लिए, 12th पास के लिए, ग्रेजुएट के लिए, मास्टर PhD तक के लिए आई है। मिनिमम टू मिनिमम माने तो 10th पास से शुरू हो रही है वैकेंसी, आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए किसी में तो BCom चाहिए, किसी पोस्ट के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, किसी के लिए अलग। देखिए इसके लिए मास्टर क्वालिफिकेशन चाहिए, मास्टर डिग्री, समझ रहे। अब जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन उतनी ज़्यादा उस हिसाब से सैलरी होगी। जैसे आप देखोगे तो आप देखोगे पोस्ट कोड 18 की बात कर लूँ तो MA पास आउट चाहिए कैंडिडेट, तो इसका मतलब इसको जो सैलरी मिल रही होगी वो भी 50,000 प्लस होगी, यानी वैकेंसी मिलते ही वो 50,000 रुपये पर मंथ उठाएगा सैलरी में, ठीक है, ये सब रहेगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हो PGT पेंटिंग और सभी लोग अपनी अपनी सैलरियाँ यहाँ से समझ सकते हैं, ना कि सिर्फ सैलरी, पोस्ट और क्वालिफिकेशन और एज लिमिट, एक एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। मिनिमम 18 ही एज लग रही है हर पोस्ट के लिए, और मैक्सिमम 27, 30, 32, 33 और 35, 40 तक जा रही है, ठीक है। इस तरीके से आप देख लेना कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी, एक एक पोस्ट का आप यहाँ से देख सकते हो। तो काफ़ी लंबा टेबल हो जाएगा ये, तो ये हम एक एक पोस्ट का यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आगे चलेंगे। आप एक एक पोस्ट का यहाँ से रीड कर लेना, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पर, सारे पोस्ट का हमने देख लिया, एक एक पोस्ट का क्वालिफिकेशन, सैलरी और कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज है। सारी चीज़ें देखने के बाद जब थोड़ा आगे बढ़ोगे, एक चीज़ और बता दूँ, इन्होंने बोला है ये जो यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए भी वैकेंसियाँ है। तो आप लोग देखोगे तो B मतलब ब्लाइंड है, LV मतलब लॉ विजन है, और D मतलब डीफ है, HH मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग। ये सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं लोगों के अंदर, अगर आपके अंदर है तो आप लोगों को देखना है कि आपकी इन डिसेबिलिटी के हिसाब से भी वैकेंसियाँ इन्होंने रखी हुई हैं। देखिए हर पोस्ट की कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंसी बताई है, डिसेबिलिटी वालों के लिए है या नहीं है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से एब्रीवेशन यूज करिए, मतलब शॉर्ट फॉर्म और उसकी फुल फॉर्म क्या होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने समझ लीजिए, इंडिया का सिटीजन हो, मतलब इंडिया देश का नागरिक हो। बेसिकली इंडिया उसका बाय बर्थ इंडिया नहीं हुआ है तो भी वो सिटीजनशिप ले सकता है, ऑनलाइन अप्लाई करना है उसको सिटीजनशिप मिल जाती है, और बस सिटीजनशिप लेने के बाद वो पूरे इंडिया की वैकेंसी पर एलिजिबल हो जाता है सिटीजनशिप होने के साथ। तो ये सब चीज़ें हैं, कैंडिडेट एलिजिबल होना चाहिए एज और क्वालिफिकेशन वाइज भी और एक्सपीरियंस वाइज भी। तो भाई सिटीजन हो, इंडिया देश के नागरिक हो, इसके अलावा आपकी बाकी क्वालिफिकेशन सारी फुलफिल हो रही है तो फॉर्म भर देना। 17 अप्रैल तक फॉर्म डाला जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म डाला जाएगा, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। कैसे डालोगे, पहले रजिस्ट्रेशन करोगे इस वाले लिंक पर जाकर, उसके बाद फॉर्म भरोगे। रजिस्ट्रेशन कैसे होना है DSSB पर, उसके लिए वीडियो पहले ही है, और
उसके बाद फॉर्म कैसे भरना है तो मैंने काफ़ी वैकेंसियों पे दिया है फॉर्म भरने का प्रोसेस, इस पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इस तरीके से आप यहाँ से समझ लेना सारी चीज़ें। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन फीस और मोड ऑफ पेमेंट, 100 रुपीज़ चार्ज होंगे। आप किसी भी वर्ग से हो सिर्फ 100 रुपीज़ ही चार्ज होंगे। अगर आप SC ST हो तो आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं होगा। डिसेबल्ड हो तो भी आपसे रुपये चार्ज नहीं होंगे। अगर आप नेवी आर्मी एयरफोर्स में जाकर आए हो तो भी आपसे जो है फीस चार्ज नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई किससे फीस चार्ज हो रही है किससे नहीं हो रही। मतलब कहना यही है, जनरल OBC EWS वालों को फीस देनी होगी। बाकी जो इन SC ST और डिसेबल्ड और एक्स सर्विसमैन को छोड़ के बाकी लोग जो बच गए उनको भी फीस डालनी होगी। यहाँ पर 100 रुपीज़ की फीस है पर पोस्ट पर। ऐसा मत सोचना कि सारी पोस्ट पर 100 है, हर पोस्ट के 100 रुपये लगेंगे। जैसे इन्होंने अगर इस नोटिस में लगभग अगर 50 पोस्टें भी निकाली है ना तो आपको 50 पोस्टों के लिए अगर सब पर एलिजिबल हो और अगर आपको 5 पोस्टों पर भी फॉर्म भरना है तो 500 रुपये आपके चार्ज होंगे। ठीक है भाई। अलग अलग आपको करना क्या होता है, DSSS के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है एक बार में, जिसका लिंक पहले ही प्रोवाइडेड है आपको वीडियो का। वैसे तो मैंने आपको करा ही दिया था प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप फॉर्म भर रहे होते हो तो हर पोस्ट का अलग अलग फॉर्म भरना होता है और अलग से उसका फीस पेमेंट होता है। एग्जामिनेशन स्कीम आप समझ लो, यहाँ पर जो ये वाला एग्जाम होगा इसमें 200 नंबर का एग्जाम होगा। अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि भाई कैसे कैसे आपको एग्जाम का देखना है। जैसे आप ऊपर आओगे, सबसे ऊपर हम आ जाते हैं डायरेक्ट सबसे ऊपर वाले पेज पर। आप देखो यहाँ पर सीरियल वाइज देखो तो भाई इस बार इस नोटिफिकेशन में 1500 वैकेंसी तो दी है, लेकिन अगर मैं अलग अलग पोस्टों की बात करूँ तो 64 तरह की पोस्टें इन्होंने दी है। हालांकि एक एक पोस्ट पर 10, 20, 25, किसी में 3, 4 इस तरीके की वैकेंसियां इन्होंने निकाली हुई हैं। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा आगे लेकर आ जाऊं, आपको इतना याद रखना है, आप किसी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो उस पोस्ट के लिए आपको अलग अलग से फॉर्म भरना होगा हर पोस्ट के लिए, और हर पोस्ट के लिए फीस तो सेम ही लगेगी लेकिन एग्जाम पैटर्न अलग होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई टीचर से जो पूछ रहे हैं वही हम ट्रांसपोर्ट में जो वैकेंसी रिक्रूट कर रहे हैं उससे भी वही चीज़ पूछ रहे हैं। तो टीचिंग की चीज़ हम ट्रांसपोर्ट वाले से क्यों पूछेंगे और ट्रांसपोर्ट वाले की चीज़ हम टीचिंग वाले से क्यों पूछेंगे। मतलब दोनों की हम आपस में एक दूसरे से नहीं पूछ सकते ना, तो दोनों का एग्जाम पैटर्न अलग होगा। तो इसीलिए आप देखोगे तो यहाँ पर आपके एग्जाम पैटर्न अलग रहेंगे। तो मैं वही दिखा रहा था आप लोगों को। फीस आपने समझ ली। इसके बाद देखो एग्जामिनेशन स्कीम, 1 टियर एग्जाम होगा, जनरल एग्जाम, जो कि पोस्ट कोड 10 से लेकर पोस्ट कोड 10, 11, 12, 13 ऊपर जो आपको पोस्टें दिख रही है नोटिस में वो, उसके अलावा पोस्ट कोड 22, पोस्ट कोड 35, 36, 36, 42, 48 और ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं लिस्टेड ये सब, इन सब पोस्ट कोड का आपका एग्जाम होगा 1 टियर एग्जाम। ठीक है जी। इसको ये लोग बोल रहे हैं इसमें आपका 2 घंटे में 200 क्वेश्चन देंगे, 200 नंबर में पेपर देंगे। हर क्वेश्चन आप देखोगे एक एक नंबर का होगा। ठीक है, और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स में आएंगे। इस तरीके से रहेगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्राइब नहीं करना है। सारे क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन मिलने हैं, उसमें से जो सही लगता है उसको आपने टिक कर देना है। अभी एग्जाम कंप्यूटर पर होता है या OMR पर, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले समझिए ये MCQ एग्जाम होगा। आपको इसके अंदर टॉपिक मिलेंगे जो आप अगर इन वाले पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो इसके लिए आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी और अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आएगा हिंदी के ऊपर। ठीक है, तो ये सब आपसे पूछेंगे इस वाले पोस्ट पर। और इसके अलावा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का भी आपसे पूछ लेंगे। तो आपको बता दूं हर सेक्शन से 40-40 मार्क्स में आपसे पूछेंगे, यानी करीबन 40-40 क्वेश्चन ये लोग हर सेक्शन से उठा लेंगे। इसी के बाद अगर बात करें तो टियर 1 आपका जो, अगर आप लोग पोस्ट कोड 34 और 59 पर अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपसे पूछेंगे जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और इंटरप्रिटेशन, DI जो होता है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, और ये सारी जितनी भी लिस्टेड चीज़ें हैं ये आपसे पूछेंगे इस पोस्ट के लिए। तो जिन भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उन पोस्ट का सिलेबस अलग है। ऐसा मत सोचना कि आप हर पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम दोगे। यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एग्जाम में टॉपिक्स आएंगे, तो वो आप यहाँ से रीड कर लेना। तो ये आपके हो जाएंगे एग्जाम में कौन क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं, कितने मार्क्स का एग्जाम है। अब बात आती है इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, तो वो भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए इसमें आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं। जो टियर 1 वाले एग्जाम है उसके अंदर आपको बताया गया ओनली इन RO, ठीक है, RO सेक्शन 1 विच इज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, देयर विल नॉट बी मिनिमम एनी क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। ठीक है, हाउएवर कंबाइंड एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए और सेक्शन बी विल बी रिकॉर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है भाई, ये लोग कह रहे हैं जैसे आप देखोगे किसी पोस्ट की हम बात करते हैं, सपोज यहाँ पर आपकी जो पोस्ट कोड ये वाले हैं, इसके आप अगर एग्जाम देने जाते हो तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर में 2 घंटे में करने हैं। ठीक है जी, हर क्वेश्चन एक एक नंबर में। आपसे जनरल अवेयरनेस और ये 5 टॉपिक तरह तरह के पूछेंगे। इसमें ये कह रहे हैं 20-20 मार्क्स का आपका हर सेक्शन रहेगा। तो इस हिसाब से तो ये कितना हो गया, इस हिसाब से तो 100 क्वेश्चन ही हुए। बाकी 100 क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब इन पोस्टों के आप जिन इन पोस्टों का जो भी नाम है उस फील्ड से जुड़े हुए आपसे पूछेंगे। इन पोस्टों का मान के चले क्वालिफिकेशन डिग्री है और डिग्री मान के चले BCom है, तो BCom अगर किसी पोस्ट का है तो BCom में जो कैंडिडेट ने पढ़ा है उस पोस्ट के लिए
वही उससे पूछा जाने वाला है। तो इस तरीके के उसको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात आता है सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन रिलेटेड, ये जो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन वाली चीज़ मांगी है उस पोस्ट के लिए, मतलब ये वाला तो आपका जनरल हो गया, मतलब जिन्होंने पोस्ट कोड 21, 28 और इन चारों पे अप्लाई किया है, इनमें से किसी पर भी उनका पहला पेपर तो सेम ही रहेगा, सेक्शन 1 पार्ट 1। लेकिन जो पोस्ट कोड 21 पर अप्लाई कर रहा है उसका और पोस्ट कोड 28 पर जो अप्लाई कर रहा है उन दोनों का ही पार्ट सेकंड अलग होगा। वो उनके उनके फील्ड से जुड़ा हुआ होगा, उनके फील्ड, उनके सब्जेक्ट, उनकी क्वालिफिकेशन वाले जो है उनकी जो जॉब प्रोफाइल है उससे जुड़े हुए टॉपिक्स उनको देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बेसिकली यही हार्ड होता है, बाकी तो जनरल आप पार्ट 1 तो निकाल ही लेंगे। तो इस तरीके से रहेगा। तो अब मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। ये तो टीयर 1 था, इसके बाद ये लोग आपसे टीयर 2 भी कराएंगे इसी के अंदर, जिसमें आपसे 3 घंटे का एग्जाम कराएंगे अलग से। उसमें भी आप देख सकते हो किस तरीके से रहेगा। तो किसी किसी में तो एक ही टीयर में एग्जाम हो जा रहा है, किसी किसी में 2-2 3-3 बार एग्जाम लेकर सिलेक्शन हो रहा है। अब आपको बताया तो जो सिंगल टीयर वाले एग्जाम है टीयर 1 वाले, उस पर इन्होंने कहा है कि आप लोगों को करना ऐसा होगा कि आप लोगों को मिनिमम मार्क्स जो लानी है वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में लानी है। इन्होंने देखिए क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है टीयर 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन सेक्शन बी, मतलब टीयर 1 वाले एग्जाम्स में सेक्शन बी वाला जो पार्ट होगा, जो डोमेन सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट से जुड़े वाले क्वेश्चन होंगे, उन वालों में ही आपको पास करना जरूरी है। देयर विल नॉट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, मतलब सेक्शन ए में कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है। सेक्शन ए में अगर आप 10 भी नंबर ला रहे हो, 100 में से 20-30 ला रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन सेक्शन बी में मिनिमम मार्क्स लाओ। और इसके अलावा आप दोनों सेक्शन मिला के अच्छे नंबर लाओगे तो आपके सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा होंगे। सेम अगर जो इन केस अगर सेकेंड टीयर एग्जाम की बात करूँ, जो टीयर 2 होगा, सेकंड फेज वाले एग्जाम होंगे, उसमें ये कह रहे हैं उसमें आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाइंग मांगा जाएगा, मतलब उसको पास करने वाले लोग ही टीयर 2 में बैठेंगे। ठीक है, और इसके इनकी मेरिट कैसे बनेगी, इनकी मेरिट बनेगी सेकंड टीयर के एग्जाम से। ठीक है भाई, जिनके 2 टीयर एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए तो पहला टीयर क्वालिफाइंग नेचर होगा और दूसरा टीयर उनका मेन मेरिट के लिए बनेगा। सेम जिन 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 सब्जेक्ट्स के लिए या जिन पोस्टों के लिए आपका टीयर 1 एक ही टीयर के एग्जाम हो रहे हैं, उसमें आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी वाइज होगा। तो सेक्शन ए में तो कितने भी नंबर लाओ कोई फर्क नहीं है, लेकिन सेक्शन बी में मिनिमम मार्क्स लाओ, तभी हम आपको आपका सेक्शन ए चेक करेंगे और फिर हम दोनों को कंबाइन करके आपका मेरिट लिस्ट बना के आपको सिलेक्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, किस तरीके का होगा। यहाँ पर मार्किंग स्कीम आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपके नेगेटिव मार्किंग है, मतलब गलत आंसर कर दिया है तो उसके 1/4 मार्क्स नेगेटिव में जाएंगे, सही करा तो 1 नंबर, गलत किया तो 0.25 नेगेटिव में। ठीक है भाई, हर क्वेश्चन ये लोग ऑब्जेक्टिव में देंगे, कुछ इन्होंने डिस्क्रिप्टिव भी दिया है, कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जिसमें आपसे डिस्क्रिप्टिव में भी कुछ चीज़ें पूछेंगे कि क्वेश्चन का आंसर को डिस्क्राइब करके बताओ ये सब होता क्या है। ठीक है, तो उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इसके आगे थोड़ा बढ़ूँ तो स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइवर के लिए तो ड्राइविंग टेस्ट होगा ही, तो जिन भी स्किल टेस्ट लग रहे हैं जिन पोस्ट पर उनका वो अलग होगा। ठीक है, हाँ मोड ऑफ सिलेक्शन आपने समझ लिया, एग्जाम के बिहाफ पर होगा। किसी पोस्ट में अगर स्किल टेस्ट भी हो रहा है तो स्किल टेस्ट सिर्फ पास करना है, स्किल टेस्ट को मेरिट लिस्ट में नहीं डालते। ठीक है, वो सिर्फ पास करके आ जाओ, उसको रिजल्ट बनाने के लिए नहीं डालते। तो ये सारे पॉइंट आपके लिखे। आंसर की एग्जाम के हफ्ते भर के अंदर आ जाती है वेबसाइट पर ही। एग्जाम अगर आज दिया है तो 1 वीक बाद उसको आंसर की मिल जाएगी, 1 हफ्ते बाद डायरेक्ट वेबसाइट पर, वहां से वो अपने आंसर की देखे, उसको लग रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर की में गलत है और उसका सही है, कैंडिडेट का सही है, तो वो उस पर क्लेम भी डाल सकता है। उससे पर क्वेश्चन अगर कोई फीस चार्ज होगी तो हो जाएगी, और फिर उसका अगर क्लेम सही होता है तो उसको मार्क्स का फायदा मिलता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। आंसर की आ जाती है एग्जाम के बाद। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड पर होगा, मतलब बेसिकली सेंटर पर कंप्यूटर होंगे, मॉनिटर होंगे, एक एक पर्सनल कंप्यूटर लोगों को मिलेंगे, वहाँ पर लोगों को एग्जाम देना होगा। मतलब इस एग्जाम को OMR शीट पर नहीं लेने वाले हैं। मिनिमम अगर आप पूछोगे मेरे से कि आप जो पेपर क्वालिफाइंग वाले हैं जिसमें कह रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाओ, तो जनरल वाले 40% ले आओ, दिल्ली के OBC 35% ले आओ, SC ST और डिसेबल्ड लोग 30% ले आओ। दिल्ली के बाहर वाले OBC से साफ कहूँगा भाई कि आप लोग सिर्फ 40% मार्क्स लाओगे तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आप लोग जनरल से ही फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, दिल्ली के बाहर वाले OBC से कह रहा हूँ, बाकी पूरा इंडिया रिजर्वेशन का जो है एलिजिबल है, सिर्फ OBC दिल्ली के बाहर वाले नहीं है इसमें एलिजिबल रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, बाकी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं सारे पॉइंट, ये आपके दिए गए हैं जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप एक बार रीड कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि भाई जो आपका सब्जेक्ट वाला टॉपिक है, सब्जेक्ट वाला पेपर है, उसको पास करना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है,
अब बात आती है ऐसे लोग जो कि एक ही एग्जाम में, इसी एग्जाम के अंदर सेम मार्क्स ला रहे हैं, तो ऐसे में टाई केस सॉल्व होते हैं इस चीज के बेस पर कि भाई जो कैंडिडेट टेक्निकल मतलब जिस पोस्ट के ऊपर उसका सिलेक्शन हो रहा है उस वाले पार्ट में अगर वो ज्यादा नंबर लाया होगा तो उसको हम लोग पहले मेरिट में रखते हैं। मतलब क्या है, जैसे मान के चलो आप एग्जाम देने गए और सेकंड दूसरा कैंडिडेट एग्जाम देने गया, दोनों में आपको पता लगा कि दोनों ही 200 नंबर में से 140 ला रहे हैं। अब मेरिट में DSSS भी सोचेगा कि भाई मैं किसको ऊपर डालूं, तो वो इसमें ये देखेगा कि 200 में से 140 आ गए, ठीक है। इनके सेक्शन बी में जो टेक्निकल नॉलेज वाला पेपर था, जो सब्जेक्ट वाला पेपर था, उसमें कौन आगे ज्यादा नंबर लाया, पता लगा कि भाई जो जो दो 140 नंबर दोनों लाए, लेकिन जो सेकंड पर्सन था वो सेक्शन बी में जो है 100 में से वो ले आया 60 मार्क्स और दूसरा वाला लाया सिर्फ 57 मार्क्स। तो 60 लाया वो जो कैंडिडेट सेक्शन बी में, तो इसका मतलब सेक्शन बी में जो ज़्यादा लाया उसको इन्होंने ऊपर कर दिया, ठीक है। और ये कब देखा गया, जब दोनों ही लोगों के मार्क्स बराबर आने लग गए, तो फिर इन्होंने सेक्शन बी को प्रेफरेंस दे दी, जो कि आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ एग्जाम वाला पूरा क्वेश्चन पेपर था, ठीक है भाई, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, जनरल वाला नहीं। तो इस तरीके से रहेगा। तो इस तरीके से लोग आपकी टाई केस को सॉल्व करते हैं, तो वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेना। रिजर्वेशन बेनिफिट ऑल इंडिया में रहेगा। ओबीसी पूरे इंडिया के, सिर्फ ओबीसी जो दिल्ली के बाहर के हैं उनको छोड़कर बाकी पूरा इंडिया इस पर रिजर्वेशन ले पाएगा अपने, ठीक है, इन वैकेंसियों पे। तो ये सब हो चुका है आपका, ये पॉइंट एक बार रीड कर लेना, थोड़ा अच्छे से आपको काम रहेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन, SC ST अपनी अपर एज में 5 साल जोड़े, OBC 3 साल जोड़े, डिसेबल्ड अपने अपर एज में 10 साल जोड़ लें, और डिसेबिलिटी वाले अगर अनुसूचित जाति जनजाति से आ रहे हैं तो 15 साल जोड़ लें। ये उनको रिजर्वेशन का फायदा होगा इस फॉर्म पर भरते समय। मान लो किसी पोस्ट पर 40 एज मैक्सिमम है अप्लाई करने के लिए, और कोई कैंडिडेट दिव्यांग है, डिसेबल्ड है, तो वो 50 साल के होने तक फॉर्म डाल सकता है इन वैकेंसी में। तो ये उसके लिए कंडीशन है। इस तरीके से आप लोग रिजर्वेशन एज वाइज भी देख सकते हैं, वैकेंसी वाइज भी आपको मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है लोगों के लिए, इसको आप रीड करें, थोड़ा सा आपके लिए काम करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन लोगों के लिए वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये भी आपके काम के हैं। एक्शन अगेंस्ट, आपके खिलाफ एक्शन लेगा DSSS, बेसिकली इन दिल्ली की गवर्नमेंट, अगर कैंडिडेट ने सही से एग्जाम प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, वो एग्जाम के प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे रहा है, एग्जाम सेंटर को बीच में छोड़ रहा है, और बाकी ऐसे मिसबिहेव लाइक कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, और यही सब चीज़ें अगर इनमें से कुछ भी कर रहे हो तो वो लोग आपको मेल प्रैक्टिस में ले लेते हैं। मेल प्रैक्टिस होता है कि भाई ये तो बस मजाक करने आया है, इसको कोई वैकेंसियां नहीं लेनी है, वो लोग ऐसा समझ लेते हैं। भले ही आप सीरियस क्यों ना हो, अगर गलती भी कर रहे हो तो मत करना, इससे पहले ही रेडी रहना। बोर्ड का डिसीजन फाइनल होगा कि क्या क्या एक्शन लेना है अगर ऐसा कुछ कर दिया किसी ने तो, ठीक है। अब ये कुछ नोटिस के कुछ आपके 2-3 नोटिस है जिसके बिहाफ पर ये रिक्रूटमेंट आपका है। रिलैक्सेशन अपर एज में किसको दिया जाता है, वो भी इन्होंने यहाँ पर रख रखा है, उसके लिए इन्होंने नोटिस बना रखा है कि किसको रिलैक्सेशन मिलता है। हालांकि मैंने आपको बता दिया। अब ये जो एग्जाम है, मान के चलो इसमें जो आपके एग्जाम हो रहे हैं इस वैकेंसी पर, कोई भी एक एग्जाम अगर मान के चलो एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो रहा है, 2-2 3-3 दिन चल रहा है, या एक ही दिन की 3-3 शिफ्टों में चल रहा है, तो इसका मतलब तो ये है ना एक से ज़्यादा शिफ्ट हो गए, तो वो लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करके आपका रिजल्ट बनाएंगे, जिसका मतलब ये इन्होंने बता रखा है कि किस टर्म का मतलब क्या है। बेसिकली जब आप वो पढ़ते थे जीपी और एपी वगैरह पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पर SN के फॉर्मूले होते हैं, एपी के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, यही सब चीज़ें हैं, ये वही फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या यूज़ कर रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स और एपी से जुड़े हुए, प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को यूज़ करके रिजल्ट बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया इनके पास, ये फॉर्मूला इनका खुद का है। सब लोग अपने अपने बोर्ड अपने अपने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, लेकिन क्राइटेरिया सेम ही रहता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, एक कैंडिडेट का रिजल्ट निकालना है, एक शिफ्ट के एक कैंडिडेट का रिजल्ट निकलेगा, तो कैसे निकलेगा वो इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल मार्क्स नहीं बन पाते लोगों के, इसके अंदर पॉइंट पॉइंट में आते हैं। जैसे कि किसी के मार्क्स अगर उसके सही गए हैं क्वेश्चन, उसके मार्क्स आ रहे हैं 95, तो एक्चुअल में उसके मार्क्स हो सकता है 93.2678 आ जाए, या फिर उसके मार्क्स 96.387889 आ जाए। अगर शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हार्ड चला गया तो उसकी परसेंटाइल बढ़ जाएगी, और अगर पेपर आसान आ गया उसके शिफ्ट में तो उसकी परसेंटाइल उसको ले डूबेगी। हालांकि परसेंटाइल के ब्याज पर भी ये लोग कट ऑफ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। हाँ, कट ऑफ भी अगर अलग अलग शिफ्टों की आती है तो फिर वो ये होती है कि भाई कट ऑफ अगर अलग अलग शिफ्ट की आ रही है तो वो इस बेस पर आएगी कि भाई कैसा पेपर आया किस शिफ्ट में, तो इस तरीके से भी रहता है। तो वो सब है, ठीक है भाई।
ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इसलिए लगाया जाता है कि भाई भेदभाव ना हो, कि दूसरे शिफ्ट वाले कहें कि हमारे में आसान पेपर दिया, उनके में हार्ड दिया। आसान हार्ड क्या है, जब आपको पूरा सिलेबस दे रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए सिलेबस में से, अगर बाहर से आ जाए तो आप कह सकते हो, हालांकि सिलेबस के अंदर का आ जाए तो आप उसमें नहीं कह सकते, क्योंकि आपको सिलेबस से ही आ रहा है तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कह सकते हो। ठीक है, ये सब आपके पूरे नोटिस लिखे हुए हैं जिसके बिहाफ पर ये रिक्रूटमेंट डाला गया है वेबसाइट DSSB पर। तो पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, कौन कौन सी पोस्टें हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस कर दी हैं। 19 तारीख से फॉर्म चालू होगा, जो भी लोग एलिजिबल हैं ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया लोग एलिजिबल, ऑल इंडिया कहीं से भी जाओ, इसको वैकेंसी को आप ले सकते हो। मुझे नहीं लगता दिल्ली, कोई दूसरे स्टेट से दिल्ली में आएंगे वैकेंसियाँ लेने, आसपास के तो आ भी जाएंगे और दूर से ना आने वाले, जैसे कि दिल्ली में मान के चलो, दिल्ली में कोई वैकेंसी लेने, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि केरला से आ रहा है कोई इधर वैकेंसी लेने, नहीं आएंगे, इतना दूर से कोई इतना इतना नहीं आता इधर वैकेंसी लेने। फिर भी ये लोग ऑल इंडिया एलिजिबल रखते हैं, पूरा इंडिया एलिजिबल है, भरो फॉर्म, लो जॉब। ठीक है भाई, इस तरीके से इन्होंने क्या भाई, बहुत लोगों ने रखा हुआ है ऑल इंडिया एलिजिबल, तो इस तरीके से रहेगा, पूरे पूरे इंडिया देश के सिटीजन लोग पूरे देश में वैकेंसी पर एलिजिबल रहते हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो चुका है हमारा, एक एक पॉइंट कवर हुआ है, किसी का कोई डाउट हो बता देना। देखिए हम आ गए वेबसाइट पर, यहाँ से अप्लाई होगा, यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर लोगों को क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हो, जैसे मैं इसको अभी थोड़ा सा रीलोड करूँगा, ये वेबसाइट पर थोड़ा इसमें समय लग जाता है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे बार 2-3 बार ऐसे टिक करेंगे, ये खुल जाएगा अपने आप। तो यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मिल रखा है लोगों को पहले से ही, फॉर्म भरने का प्रोसेस भी आ जाएगा, तो उससे देखकर फॉर्म भर लेना, इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। हालांकि देखिए DSSB ने खुद का यूज़र मैनुअल भी प्रोवाइड कराया हुआ है। यूज़र मैनुअल दोस्तों एक फाइल होता है, यूज़र मैनुअल फाइल बहुत काम का होता है। क्यों? यूज़र मैनुअल फाइल से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रिक्रूटमेंट, किसी भी वैकेंसी का आप लोगों को फॉर्म भरना हो या कुछ भी करना हो, कहीं रजिस्ट्रेशन करना है, आधार कार्ड बनवाना है, ID बनवाना है, कुछ भी करवाना है, तो एक यूज़र मैनुअल नाम से एक फ़ाइल होता है। ठीक है, वो फाइल आपको इंटरनेट में मिल जाता है। ठीक है, उस फाइल से क्या हो जाता है दोस्तों, उस फाइल की मदद से आप लोग आराम से पूरे फाइल में आप स्क्रीनशॉट की मदद से समझ सकते हैं कैसे प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो फॉर्म का हो, कोई ID प्रूफ का बनाने का हो या किसी भी चीज़ का हो। तो आप लोग उस यूज़र मैनुअल फाइल से सारी चीज़ें समझ जाते हैं, तो आसानी से अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, बाकी फॉर्म भरने का प्रोसेस मिल जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपके लिए। देखिए ये रजिस्ट्रेशन के लिए हम आ गए, यहाँ पर हमें अपना नाम और इस तरीके से सारी डिटेल देते हुए फॉर्म भरते जाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए कोई डाउट हो आप बता देना, और इस जानकारी को ना कि अपने तक रखें, पूरे इंडिया में, पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करके बताएं। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।